सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपके दोस्त तुषार लेके आऊँ सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइस आज का जो मेरा वीडियो है उसमें आपको स्विमिंग पूल के बारे में बताने वाला हूँ। आपने बैक कर मेरा देख लिया होगा, टाइटल भी आपने देखा होगा कि हम स्विमिंग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किन से मिले जाकर और किस एज में कर सकते हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब में हमें क्या बेनिफिट है, इन सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और मैं आपको आज जिनसे मिलवाने वाला हूँ उनका नाम है अनुज पारिक जी। बहुत ही अच्छे अनुभवी ट्रेनर हैं और काफ़ी सारे नेशनल प्लेयर उन्होंने दिए हैं और यहीं इसी पूल में वो अपने प्लेयर तैयार करते हैं। और गाइज़ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, स्विमिंग पूल का अपना जो राजस्थान में है ना बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो स्विमिंग पूल है वो ख़राब पड़े हैं। लगभग जो एसएमएस स्टेडियम है जयपुर का, उसमें 2012 से मैं खुद देख रहा हूँ स्विमिंग पूल ख़राब है। और जो चौगान स्टेडियम है जयपुर में, वहाँ पर भी स्विमिंग पूल ख़राब पड़ा है। तो जो जयपुर के जो बच्चे हैं और जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि हम स्विमिंग कैसे ज्वाइन करें। तो बहुत कम जो स्विमर हमारे यहाँ से निकलते हैं, या जो बच्चे होते हैं वो राजस्थान से बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं स्विमिंग के लिए। तो जो अभी जो मेरा वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए जो जयपुर में रहते हैं उनके लिए भी है, और जो जयपुर से बाहर रहे जो यहाँ प्रैक्टिस करने आना चाहते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ की जो फ़ीस वगैरह है वो मैं भी अब उनसे पूछने वाला हूँ। आपके जो क्वेश्चन है उसी में सर से पूछने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका, लेकिन एक रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो शूट करके लेके आता हूँ। तो चलिए बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं। तो गाइज़ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज पारिक जी, और ये बहुत ही अच्छे हमारे ट्रेनर है। काफ़ी सारे इन्होंने नेशनल प्लेयर यहाँ से दिए अपने स्विमिंग पूल से। तो चलिए आपकी जो जानकारी, आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछे थे वो हम इनसे पूछते हैं और आपको सही और सटीक जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर की तरफ से आए हैं वो हम आपसे पूछने वाले हैं ताकि उनको हेल्प मिल सके और वो स्विमिंग में अपना करियर बना सके। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ का एड्रेस बताइए, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं स्विमिंग पूल होते कहाँ हैं। देखिए वैशाली नगर में अपना चित्रकूट स्टेडियम है, हर कोई जानता है, वेल नोन है। स्टेडियम के जस्ट बैक साइड में अपना जयश्री पेरीवाल स्कूल है, जो पहले स्टेप बाय स्टेप के नाम से हुआ करता था। उसके एडजॉइनिंग बिल्डिंग है भाभा स्कूल के नाम से। उसी कैंपस में अपना पूल बना हुआ है और अपने पूल की डेप्थ जो है 2.5 फीट से स्टार्ट होती है, लास्ट 5.5 फीट है। सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा है और 100 फीट अपनी लेंथ है। अगर अपन इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 32 मीटर के आसपास आ जाती है, जो एक ओलंपिक साइज़ के हिसाब से भी अगर कोई अपने लैप कंप्लीट करना चाहता है तो लैप कर सकते हैं आराम से। ये वही वाला स्विमिंग पूल है ना जिसमें अपने जो खिलाड़ी तैयार होते हैं? बिल्कुल। अपन यहाँ पे ट्रेनिंग के हिसाब से अपना मेन फोकस रहता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं जो भी हैं, अपन उनको ट्रेन करें अच्छे से। और वो ट्रेन होने के बाद में फिर वो सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, वो कंपटीशन खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते, या फिर वो अपने खुद के सीखने के हिसाब से ही करना चाहते हैं। तो एक उनका खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों की बात आई है तो फिर हम जो अपने माता पिता होते हैं अपने बच्चों को किस एज में, कम से कम किस एज में स्विमिंग में डाल सकते हैं? देखिए ये ना अपने इंडिया में और अपने स्पेशली राजस्थान में इस चीज़ को लेकर ना एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इस पर अपन जितनी बात कर लें उतनी कम रहेगी, क्योंकि अगर यही अपन देखें कि आज इंडिया स्विमिंग के मामले में बहुत पीछे है, हम ओलंपिक्स में इसे मेडल नहीं ला पाते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर स्विमिंग को हम लोग इतना प्रमोट करते ही नहीं है। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। जबकि मेरा मानना ये है कि स्विमिंग जो है वो एक लाइफस्टाइल में ऐड होना चाहिए, कि कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, आपको ये आनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी अपने यहाँ तो क्या है कि ठीक है आजकल बच्चे क्रिकेट खेल ले या कुछ और खेल ले, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। बाकी स्विमिंग को आती है तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, वहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं। और एज की जो बात है, किस एज में सीखनी चाहिए, अगर आप ये वेल डेवलप कंट्रीज़ में देखोगे ना, वहाँ 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, वो लोग उसको स्विमिंग सिखाना चालू कर देते हैं। तो सीखने की कोई एज नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम कोई सी भी एज में सीखा जा सकता है। वैसे कई सारे मेरे जो सवाल है वो स्पोर्ट्स में ऐसे आता है कि सर हम 32 साल के हो चुके हैं, हम 35 साल के हो चुके हैं, तो अब क्या हम करियर बना सकते हैं? क्योंकि उनको कई लोगों को मतलब गाइडेंस नहीं मिलती है पहले। 32-35 साल की एक्चुअली क्या होता है आजकल स्पोर्ट्स में, अपन ये देखते हैं कि वो लोग करियर बनाने के लिए वो देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए स्पोर्ट्स कोटे से। अब आप 32-35 साल के हो चुके तो आप ओवरेज हो गए। जी बिल्कुल। तो जॉब मिलने के चांसेस तो आपके वैसे ही कम हो जाते हैं। बाकी हाँ ये है कि आप करियर बनाने का ऐसा है कि आप सीनियर में आप खेल सकते हो, आप पार्टिसिपेट करो, आपके मेडल्स लगते हैं, आपका नाम होगा, और फिर उसके बाद में आप कहीं भी स्विमिंग की ट्रेनिंग दे सकते हो। अगर आपको स्विमिंग अच्छी आ जाती है तो आपके मेडल्स लगते हैं, आप कहीं भी ट्रेनिंग दो, आपको अच्छा एक काम चल सकता है। पर उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आप इसको अपनी लाइफ स्किल में ऐड करो कि हाँ स्विमिंग आपको कितनी आती है और आप कौन से लेवल तक खेल रहे हो, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट रहता है। और जैसे कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता कि स्विमिंग पूल हम कैसे ज्वाइन करें, किन से जाके मिले वहाँ पे, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए कोई सा भी स्विमिंग पूल हो, कहीं भी चलता हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, आप वहाँ पर जाओ, एक नॉर्मल से एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको सबमिट करना होता है और सबकी अपनी अपनी गाइडलाइंस रहती है उसमें। जैसे भी हमारी है तो हमारी गाइडलाइन अलग टाइप की है, हम एक फॉर्म साइन करवाते हैं और फॉर्म के ऊपर उन जो स्टूडेंट उनकी पूरी डिटेल्स रहती है। अगर वो अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स का ID भी लेते हैं
और उनका खुद का आईडी का भी फोटोकॉपी लेते हैं, एक उनका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेते हैं ताकि हमारे को पता रहे ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है जी। और वैसे ही सबकी जो अगर और कोई प्राइवेट पूल वाले उनकी सबकी अपनी अपनी गाइडलाइंस रहती है, अपने अपने नियम शर्तें रहती है, तो उस हिसाब से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बहुत ईजी है, इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है कि अपन कैसे ज्वाइन करेंगे, या कुछ लोग इसको फोबिया बना लेते हैं कि यार पता नहीं क्या फॉर्मेलिटीज़ होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बाकी ईजी गोइंग है बहुत। कई लोगों को डर लगता है ना, जैसे कई जगह जाते हैं तो जो वहाँ के कोच होते हैं, सरकारी कोच होते हैं, तो उनको भगा देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं, तो वो उस चक्कर में ये एक थोड़ा बहुत वो है अपने लिए कि जो सरकारी कोच होते हैं या फिर जो एक अच्छे लेवल पे जो पहुंच जाता है, वो क्या होता है, बिगनर्स हो गए या फिर कोई सीखने आ रहा है, उससे वो तरीके से बात नहीं करते जी। तो वहाँ भी कुछ एक माइनस पॉइंट है ये अपन सबके लिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपको मिसगाइड भी करता है तो आप और किसी से मिलिए, या फिर कोई प्राइवेट पूल कोई सा भी है, एक बार आप 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे 1 महीने में, उसके बाद में फिर आप कोई सा भी पूल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे ये मेरा ही क्वेश्चन था, जैसे मैं बिगिनर हूँ, मुझे पता ही नहीं स्विमिंग के बारे में, मैंने कभी की नहीं स्विमिंग, तो कितना टाइम लग जाता होगा सीखने के अंदर? देखिए, ये आपकी खुद की स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। कोच जो आपके साथ रहते हैं वो आपको बता सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपसे नहीं हो रहा तो पानी में रह के आपकी बॉडी जहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ना पड़ता है, अपने को टाइट नहीं करना होता। अब कुछ जगह जैसे अपनी बॉडी टाइट हो रही होती है, अपन उसको बातों से नहीं समझ पाते, तो कोच आपके साथ पानी में रह के उस पार्ट में, जैसे आपकी पीठ टाइट हो रही है, आपके शोल्डर्स टाइट हो रहे हैं, आपकी नेक टाइट हो रही है, तो आपको हाथ करके बता सकते हैं, देखिए आपको बॉडी का ये पार्ट टाइट हो रहा है, इस वजह से आप प्रॉपर्ली स्विमिंग नहीं कर पा रहे। तो फिर भी अपन ऑन एन एवरेज अगर मान के चलें तो कम से कम 1 मंथ आपको बेसिक्स क्लियर करने में लगेगा ही लगेगा। ओके। फिर उसके बाद में जैसे आपके उसमें स्ट्रोक्स होते हैं, आपका फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, अंडर वाटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने में आपको कम से कम 6-8 महीने तो चाहिए। ओके। अच्छा, जो हमारी लाइफ का जो पहला टूर्नामेंट होता है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, उसमें हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया, नेशनल लेवल हो गया, इनमें क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टूर्नामेंट होते हैं ना, उसका बाकायदा अपने को न्यूज़पेपर में उसका पहले ऐड आता है कि ये टूर्नामेंट आपके होने वाले हैं। और उसके अलावा कोई भी अगर आपका जो जहाँ भी आप स्विमिंग करते हैं वहाँ आप पहले ये देखिए ज्वाइन करने से पहले कि आपको जो सिखा रहे हैं वो कौन से लेवल पे खेले हुए हैं। जी। वो स्टेट खेले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट खेले हुए हैं, नेशनल खेले हुए हैं, उनके पास क्या अचीवमेंट्स हैं। जी बिल्कुल। और आजकल क्या है कि हर कोई स्विमिंग ट्रेनर बन जाता है, कोई भी अपने गाँव में या कहीं भी थोड़ा बहुत तैरना जिनको आता है वो ट्रेनर बन के घूम रहे हैं। क्योंकि कई सारे स्विमिंग पूल ऐसे होते हैं ना जहाँ सिर्फ नहाने के लिए ही जाते हैं बच्चे। अपने यहाँ जयपुर में आपको 70-80% जो पूल हैं वो ऐसे ही मिलेंगे। वहाँ पर क्या है, वो लोग सिर्फ एक इंजॉय करने के लिए जाते हैं। अभी जैसे हमारा ये सेशन था, इसमें जून में हमारे पास जो एडमिशन थे बच्चों के, वो ज़्यादातर सिर्फ नहाने के लिए आए थे। क्योंकि उन्होंने 1 महीना इंजॉय करना है, उनके वैकेशंस आई हुई हैं और इंजॉय करके अब आज वो स्टूडेंट्स अपने स्कूल खुलते ही अपने स्कूल में जा रहे हैं। तो वो भी एक माइनस पॉइंट होता है हमारे लिए भी कि हम उनको टाइम देते हैं, उनको सिखाते हैं, पर लेकिन वो स्किप कर जाते हैं, उसको एग्जिट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा भी थोड़ा सा मूड खराब होता है कि हमने उनको सिखाया, इतना करा, हम चाहते थे वो बच्चे आगे जाए, पर लेकिन उसको आगे नहीं लेके जाते। अच्छा, ये वीडियो देखकर मेरे पास कई सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं कि सर मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि टूर्नामेंट इस जगह इस तारीख को होने वाला है और हम वहाँ जाएँ? वो मैं आपको बताया, जैसे कि गवर्नमेंट इसको पेपर में भी निकालती है, और उसके अलावा आप जहाँ भी सीख रहे हो वहाँ पे जो आपके कोच हैं वो आपको इसके बारे में गाइड करते रहेंगे। जैसे अभी टूर्नामेंट जो आने वाले हैं, अभी जुलाई के अंदर ही आपके मिड सेशन में इंटर स्कूल टूर्नामेंट होगा, उसमें जो भी स्कूल अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराना चाहता है वो पार्टिसिपेट करा सकते हैं, और उसके बाद में फिर आपका डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होगा। तो अगस्त में या अगस्त के लास्ट में या मिड में वो एक टूर्नामेंट होने वाला है। लगभग सभी जो स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट अगस्त में स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी प्राइवेट टूर्नामेंट भी होते हैं, जैसे अभी अपना है तो अपन भी टूर्नामेंट करा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जैसे आसपास का एरिया जो भी हो गया, अपन ने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा, उसमें अपन ने बता दिया कि ये 4 स्ट्रोक है, इस एज ग्रुप के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो इस एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनका उन्हीं के साथ कंपटीशन करवाएंगे। तो प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट की इतनी वैल्यू नहीं होती। अभी प्राइवेट में मैं आपको कोई भी सर्टिफिकेट साइन करके दे दूंगा तो उसकी वैल्यू नहीं। अगर आप गवर्नमेंट के टूर्नामेंट कोई सी पार्टिसिपेट करते हो और उसमें आपको कोई अचीवमेंट मिलती है, उसकी वैल्यू रहती है। वो आगे आपको कॉलेज एडमिशन में, कोई एडमिशन लेता है कॉलेज में, उसमें भी आपको स्पोर्ट्स कोटा मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो उसमें भी आपको स्पोर्ट्स कोटे से। तो ये जो आप स्पोर्ट्स कोटा बता रहे हो, मतलब स्पोर्ट्स कोटे से जॉब लेने के लिए किस लेवल का सर्टिफिकेट हमें चाहिए था? नेशनल, कम से कम नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
मतलब ये 2% स्पोर्ट्स कोटा इसमें पार्टिसिपेट वालों के लिए मिल जाता है? हाँ, वो पार्टिसिपेट के लिए भी आपको मिल जाएगा 2% जो मिलता है जी, जी। बाकी अगर आपको स्पोर्ट्स कोटे से जॉब चाहिए तो वो फिर आपको कम से कम नेशनल लेवल का आपके पास होना मेडल होना चाहिए नेशनल लेवल के लिए। अगर देखिए वो रिक्वायरमेंट के ऊपर पड़ती है कि जिस टाइम रिक्वायरमेंट निकली हुई है, जिस टाइम पे आपकी वो भर्तियाँ निकली हुई है, उस टाइम पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उसके लिए फॉर्म भरे हैं जी, उनमें से वही क्रीम छांटते हैं वो लोग हर जगह। वो जैसे अपने नॉर्मल एग्जाम भी देते हैं बच्चे कंपटीशन का, तो उसमें भी वही एक वो आपकी वो निकलती है मेरिट लिस्ट। वैसे इसमें भी होता है कि जो मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो जिनके किसी के ब्रॉन्ज मेडल है, किसी के कोई और मेडल है, तो वो उस हिसाब से उनको सेलेक्ट करते हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं मेरे पास स्विमिंग पूल को लेके, सर राजस्थान में से ज़्यादा खिलाड़ी क्यों नहीं निकल पाते हैं स्विमिंग के? राजस्थान में से क्या मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया में से क्या निकलते हैं खिलाड़ी। जी जी क्योंकि आप देखो ओलंपिक्स जो भी होते हैं वहाँ पर इंडिया का कहीं नाम ही नहीं रहता स्विमिंग के अंदर। तो वही मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर स्विमिंग को हम इंजॉयमेंट के हिसाब से लेते हैं जी। हम इसको लाइफ स्किल में ऐड नहीं करते कि हमारे को स्विमिंग आनी ही चाहिए जी। तो इंजॉयमेंट में और लाइफ स्किल में ऐड करने में बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है कि जहाँ आपने कंपलसरी कर दिया कि आपके बच्चे को या आपको खुद को स्विमिंग आनी ही चाहिए, तो वो फिर चीज़ आगे ऑटोमेटिकली बढ़ती है। और यहाँ पर तो क्या है, जैसे वेकेशंस आ गए तो चलो बच्चे स्विमिंग करने के लिए भेज दो, 1 महीना नहा के आ जाएगा हमारा बच्चा। और उसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वहाँ पर 10 फ्लैट बने हो, 10 में से एक फ्लैट का बच्चा आपके पास आने लग गया तो अपने फ्रेंड सर्किल को लेके आ जाएगा। जी, बिल्कुल। तो वो लोग सीख रहे नहीं, वो इंजॉय कर रहे करने आते हैं। ठीक है। तो हमारा फोकस रहता है कि आप सीखो उस चीज़ को। एंजॉय करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई भी स्पोर्ट ज्वाइन करते हैं तो आप उसको एंजॉय करना अच्छी बात है, बट लेकिन आप उसको कम से कम इतना तो करो कि वो आपको कभी परेशानी नहीं है। आप वो कर रहे हो तो आप कहीं अगर रिसोर्ट में जा रहे हो या कहीं आप जा रहे हो तो वहाँ पर आप उनको स्विमिंग करके दिखा सको कि हाँ भैया मैंने 1 महीना स्विमिंग ज्वाइन की थी। तो यहाँ इंडिया इसीलिए इस चीज़ में पीछे है। और दूसरा, हम लोग भी इस चीज़ को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाते और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। आज आप देखो SMS स्टेडियम में इतने टाइम से पूल बंद पड़ा है, लगभग 2012 से ही बंद पड़ा है। बिल्कुल। और चौगान स्टेडियम था, वहाँ भी पूल बंद पड़ा है, तो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं सारे। पर वही है कि अब देखो जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ इस सेक्टर पे ध्यान नहीं देगी तब तक मामला थोड़ा वही रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि जैसे बेस्ट स्विमर जैसे नेशनल लेवल का ही हम ले लें, बेस्ट होता है, तो उसके लिए हमें कितने घंटे प्रैक्टिस करनी होती है? देखिए ये होता है, ये मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने टाइम प्रैक्टिस करते हो, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कितना फोकस रख पाते हो। कि ऐसा मतलब नहीं है कि आप 10 घंटे पूल में हो लेकिन उस 10 घंटे में से आपका जो स्विमिंग पे फोकस था अगर वो 50 मिनट का ही था तो एक्चुअल में आपने 50 मिनट ही काम किया है। बाकी के तो जो आपका टाइम था वो तो आपने उसमें खड़े ही रहे हो आप पूल में, तो वो उसमें ऐड करके मत चलो। कम से कम 1 घंटा तो आपको पूरा फोकस रख के स्विमिंग करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद में जो आपका रहता है कि चलो ठीक है, एक अपने डाइट का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आप स्प्राउट्स लो, अच्छी चीज़ें, फल फ्रूट खाओ, ये चीज़ें आप रखोगे तो स्पोर्ट्समैन में आपके लिए क्या, स्विमिंग सारा ब्रीदिंग का गेम है। जितनी आप ब्रीथ होल्ड रख सकते हो उतना आप लंबा स्विमिंग कर सकते हो जी। अब इसमें क्या होता है कि आजकल जो अपने खान पान चल रहा है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये तो ये चीज़ें क्या है भैया, आपकी स्टेमिना को कहीं ना कहीं डाउन करता है। और खिलाड़ियों को तो ये चीज़ें लेनी नहीं चाहिए। मैं खुद मैंने लगभग 8 या 9 साल से ना ये जंक फूड वगैरह खाया नहीं। बहुत अच्छी बात है भैया, नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल की जनरेशन को समझाना बहुत बड़ा टास्क है, मुश्किल होता है। ठीक है। तो और जैसे मैं बात करूँ आपके यहाँ की एकेडमी फीस की, तो कितनी फीस होगी यहाँ पे? अभी अपनी 3000 रुपये मंथली फीस है और 100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जिसमें अपन यहाँ का एक कार्ड बना के देते हैं अपने स्विमिंग पूल का। तो वो कार्ड बच्चे को डेली कैरी करना होता है, जो भी स्टूडेंट है उसको डेली कैरी करना होगा। बाहर काउंटर पे वो डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद में जैसे बैच खत्म होता है, 1 घंटे का एक बैच चलता है जिसमें 45 से 50 मिनट की आपकी स्विमिंग आ जाती है, 10 से 15 मिनट आपके शावर्स के, चेंजिंग के और वार्म अप के हो जाते हैं। पूल में जाने से 5-7 दिन पहले आपको थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए ताकि आपकी मसल्स आराम से रिलैक्स हो जाए आप। तो जैसे इसमें पूल के अलावा हमें जिमिंग की भी जरूरत पड़ती है क्या, जिम जाने के लिए? देखिए दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। स्विमिंग में आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और जिम में आप जाते हैं तो जिम में क्या होता है, जिम में भी बहुत तरह की एक्सरसाइज होती है। आप कार्डियो कर रहे हैं या फिर आप वेट सेक्शन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिम में जाकर कर रहे हैं। अगर आप कार्डियो करते हैं तो वेल एंड गुड है, वो आपके स्टेमिना के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाके हैवी वेट वगैरह ये आप कर रहे हैं तो वो फिर स्विमिंग के लिए आपके थोड़ा सा माइनस पॉइंट रहता है, क्योंकि वो क्या आपकी बॉडी को टाइट करता है और जितनी बॉडी टाइट रहेगी उतना आप स्विमिंग में आपके लिए दिक्कत रहेगी। तो गाइज़ ये थे मेरे स्विमिंग को लेके कुछ बेसिक से सवाल। अगर आपके मन में और भी कुछ स्विमिंग के लिए सवाल आ रहे हैं कि हमें स्विमिंग ज्वाइन करनी है, हमें ये क्वेश्चन हमारा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। जो उनका दोनों का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ की जो लोकेशन है ना वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो आप आना चाहते हैं यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे लोकेशन का अगर आप भाभा स्विमिंग पूल के नाम से गूगल पे सर्च भी करेंगे तो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन खुल के आ जाएगी। तो मान लीजिए अगर ये वीडियो देखिए कोई जयपुर से बाहर से भी आना चाहता है तो आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो
यहाँ रहने के लिए क्या सुविधा होगी उसकी? आसपास में काफ़ी सारे पीजीज बने हुए हैं ओके। और रेंट पे भी काफ़ी सारे मिलते हैं। आजकल तो बहुत इजी गोइंग हो गया आपको रेंट पे लेना, या फिर आप जैसी उनकी सुविधा होती है जिस हिसाब से वो अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से उनको जगह मिल सकती है। तो गाइस अगर आप जयपुर से बाहर से भी तो अभी आप यहाँ पर आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा इन्होंने पूल बनाया हुआ है, मैंने भी देखा है, और अभी मैं आपको यहाँ के शॉट भी देने वाला हूँ और मैंने दिए भी हैं आगे। तो चलिए और मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स की जानकारी के साथ में। धन्यवाद।